मस्ती की बात होती है साहब, और मस्ती के कवि हमारे अरुण भाई बैठे हैं। एक हास्य कविता का मेरे लिए बोला था, कई हमारे पुलिस मित्र भी आए हुए हैं यहाँ पर। मैं तो अभी परसों परले दिन कनाट प्लेस गया सर, वहाँ एक तोते वाला तोते बेच रहा था। मेरे को एक तोता खरीदना था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तोता कितने का है? बोला ये 10,000 का। मैंने कहा इसमें क्या खास बात है? कह रहा बहुत विशेष है, ये तोतों की महफिल जितनी भी है ना, उनका हेड कांस्टेबल है, बहुत अच्छा काम करता भाई साहब, कोई गलत काम नहीं, सारे करे, ये 10,000 का ले जाओ। और मैंने कहा ये? बोला ये 20,000 का है। मैंने कहा इसमें क्या खास बात है? तो बोलो तोतों का सब इंस्पेक्टर है ये, कोई आज तक नहीं, जितने भी पूरे मोहल्ले के अंदर बहुत बढ़िया काम, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, थाने का पूरा सब बढ़िया काम करता है। मैंने कहा ये तीसरा? बोला ये तीसरा 2 लाख का है। मैंने कहा इसमें क्या खास बात है? बोला खाली रोब दिखाता है ये, इनका SHO है। ताली थोड़ी बजाइए, एक बार हाथ खड़े करके बजा दियो साहब। ये है मस्ती की बात। और हमारी बहन जी बैठी है पीछे, सुन रही है, मैं प्रणाम करता हूं। वरना कवि सम्मेलन में तो बाबूजी अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शिकल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता लुगाई किसको कहां निपटा दे। हंसराज जी सुनो, एक कविता दिल्ली पुलिस सब टीवी वाह क्या बात पर जो पढ़ सुनाई थी मैंने, मनीष भाई सुनिएगा, उसके बाद एक छोटी सी कविता सुना के अपने विराम लूंगा। क्या उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी जिसमें पत्नी सिपाही थी? उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी जिसमें पत्नी सिपाही थी, अब घर हो या दफ्तर दोनों जगह लुगाई थी। भाई ताली बजाओगे तो सुनाऊंगा, क्योंकि ये कविता सबने सुनी हुई होगी। कि उसी थाने में तबादला हो गया जिसमें पत्नी सिपाही थी, अब घर हो या दफ्तर दोनों जगह लुगाई थी। सारा दिन दहशत में काटता था, इधर पत्नी चीखती उधर इंस्पेक्टर डांटता था। वैसे तो ये तबादला मेरी तरक्की थी, पर अब हफ्ते में 2 बार बेइज्जती होनी पक्की थी। क्योंकि अभी पिछले ही दिनों लाठी चार्ज के दौरान उसने ऐसे जुल्म कर दिए भाई साहब, पब्लिक की आड़ में 2 लठ मेरे दर्ज दिए। मैं बोला देखती नहीं पति परमेश्वर हूं। बोली घर चल के उतारूंगी आरती, अभी तो ड्यूटी पर हूं। जीवन अब मेरे लिए सजाए याफ्ता है। उसके हाथ में डंडा देखकर भाई साहब आज भी दिल कांपता है। और एक दिन की बात पैदा हो गए ऐसे हालात, इधर इंस्पेक्टर इधर पत्नी, दोनों ने एक साथ आवाज लगाई मेरे को, दोनों ने एक साथ आवाज लगाई। मेरी तो समझ में ही नहीं आई, पहले किसकी सुनूं, कहां जाऊं, नौकरी संभालूं या इज्जत बचाऊं। वो तो शुक्र है इंस्पेक्टर साहब भी शादीशुदा थे, उन्हें गृहस्थी के सारे अनुभव पता थे। बोले यार हमारा क्या है, हम तो आज यहाँ, कल दूसरा थाना है, तुझे तो शाम को ही घर जाना है। बहुत बढ़िया है भाई, और सारा जीवन इसी के साथ बिताना है। जब पहले पत्नी से पूछ क्या बात है, अबे रो मत यार, मेरे घर में भी यही हालात हैं। और तोर कमिश्नर तक का यही हाल है, होंगे बाहर अफसर, घर में भला किसकी मजाल है, घर में भला किसकी मजाल है। और अब तो डर डर के खोखला हस्बैंड हो गया हूं, नौकरी जरूर करता हूं पर ऐसा लगता है कि सस्पेंड हो गया हूं। और एक दिन की बात पैदा हो गए ऐसे हालात, अगले दिन था वैलेंटाइन, 2 ड्यूटी थी कंबाइन। अगले दिन था वैलेंटाइन, ड्यूटी थी कंबाइन। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, कहो तो चले आज कॉफी शॉप में। बोली बंद करवा दूंगी छेड़खानी के आरोप में। ये घर नहीं है थाना है, ये घर नहीं है थाना है, यहां पत्नी वाला रिश्ता नहीं चलेगा, यहां तो ऊपर की कमाई में भी हिस्सा आधा आधा बटेगा, यहां तो ऊपर की कमाई में भी हिस्सा आधा आधा बटेगा। और सच्चाई तो ये है दोस्तों कि मैं हवलदार होकर भी मुलजिम की तरह लाचार था, मेरी वर्दी पर लगा हर स्टार बेकार था, और वो सिपाही होकर भी थानेदार थी, बिना स्टार के भी सुपरस्टार थी, बिना स्टार के भी सुपरस्टार थी। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, क्योंकि बहादुरी का इनाम डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे को मिला। इस बात को लेकर मिला कि जो व्यक्ति 24 घंटे पत्नी के साथ रह सकता है, उससे बहादुर भला देश में और कौन हो सकता है। तालियां एक बार बजाएं। एक अंतिम कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। अंतिम लेकिन मैं भी बेतु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके जन्म दिवस पर। मैं भी कभी 50 का हुआ था, होना पड़ता है, पर मैं 50 का लगता नहीं था, मैं 70 का लगता।
अपनी उम्र से 20 साल बड़ा, लेकिन ऋतु जी के साथ ऐसा नहीं है, उल्टा है। ये 50 की हुई है लेकिन अपनी उम्र से 20 साल कम दिखाई देती है। ये होना ज्यादा बड़ी बात। एक तो क्या है, पिछले 1.5 साल से कवि सम्मेलन मिले नहीं, और जो एक मिला है वो भी मुझे अध्यक्ष बना के खत्म किया जा रहा है। लेकिन वो हाँ, पवार जी अभी हम मिलने गए, मैंने कहा हम भी अपने बुजुर्गों से जाकर के मिल लेते हैं। हम मिलने गए, अनिल भाई, मैं, रसिक गुप्ता भी थे साथ में। तो वो अपनी फेसबुक अकाउंट चेक कर रहे थे, बोले यार मेरे ना फॉलोअर कम होते जा रहे। मैंने कहा भाई साहब दूसरी लहर भी तो चल रही है। बोला अच्छा इसलिए कम हो गए होंगे। मैंने कहा और क्या, अभी तो तीसरी की ओर चलता। लेकिन कोरोना ने बहुत दुखी किया, और उस दुख से हम सभी लोग निकले, हमारा देश निकले, पूरी पृथ्वी उस वातावरण से निकले। ये मैं कामना करता हूँ, हर कवि की यही कामना होनी चाहिए कि हम सब मानव जाति जो है अपना वापस उसी दौर में आए जिस दौर में हम जिया करते थे। क्या बात। मैंने 2 पंक्तियां कोरोना को लानत देते हुए लिखी। किसी को लानत देते हुए कुछ लिखा जाता है तो उसको कहते हैं कशीदा पढ़ना। उर्दू का एक शब्द आता है, कशीदा पढ़ना कहते हैं उसको। तो 2 लाइनों का एक कशीदा पढ़ता हूँ कोरोना के नाम। आ जाओ विनय भाई, बहुत बढ़िया कविता पढ़ी आपने। वैसे मेरे ख्याल से आपके पास पूरा कैलेंडर होगा, सारे शहीद आज इसका जन्मदिन है, आज इसका जन्मदिन है, उनकी जीवनी पढ़ो। नहीं, फार्मूला मेरी समझ में आ रहा है, धीरे धीरे मैं भी 10 में आ रहा हूँ। तो 2 पंक्तियां कोरोना के नाम की है। कोरोना क्या कशीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, है कोरोना क्या कशीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, पूरा 1.25 साल गुजार दिया लिखकर और बनियान में। तो मतलब इससे कोरोना पे इससे ज्यादा कहने को कुछ नहीं, बैठे रहो घर पे। मतलब मैं बता रहा हूँ, साढ़े मैंने कम से कम 500 फिल्में कई बार देखी, और कोई काम ही नहीं। क्या करोगे, कहाँ बाहर निकलो तो कोरोना का डर, अंदर तो अपना रोना अलग ही है। आदमी जाए तो जाए कहाँ। तो खैर ओज की बहुत बढ़िया कविता पढ़ी। मुझे भी अपनी एक पुरानी कविता याद आ रही है, मैं वो जी कविता पढ़ना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोग मुझे बहुत दिनों बाद सुन रहे हैं मेरे ख्याल से। मैं सभी चेहरों को आदरणीय जगदीश मित्तल जी, सुशील भाई, मनोज जी, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं सबके नाम अच्छा मुझे याद नहीं रहते सही। ये राजेश है, राजेश को यहाँ पर एक श्रोता तक का नाम पता होगा, इन दोनों का नाम भी पता होगा, उसका भी पता होगा। पर मेरे तो याद ही नहीं रहता, मुझे तो भूलने की ऐसी बीमारी लगी। अपनी कविताएं याद नहीं रहती, इसको नाम याद रहता है। खैर ये इसका गुण है। ये कुछ दिनों में जिस हिसाब से ये लगातार बोलने का अभ्यास करता, मुझे लग रहा कुछ दिनों में ये कथावाचक बनने वाला है। कथावाचक मुझे इसमें भविष्य का मतलब मुरारी बापू वगैरह दिखाई देता है। अच्छा, ये मेरा छोटा भाई है विनय, इतनी अच्छी कविताएं लिखता है बीरस की। आज इसने बहुत कृपा की कि इसने पाकिस्तान को नहीं लिखा है, वरना बीरस का कभी आता भाई साहब सबसे पहला काम ये होता है उसका कि मंच से ही पाकिस्तान को निपटा। तो अच्छा, हमारी देशभक्ति भी है, मेरे दोस्त ने बहुत बढ़िया, हमारी देशभक्ति भी ऐसी है जो पाकिस्तान के अलावा और किसी देश के खिलाफ जाती नहीं। तो मेरे एक दोस्त ने एक दिन एक बहुत बढ़िया बात कही, बोला यार अगर ये पाकिस्तान नहीं होता तो हम लोग देशभक्त भी होते कि नहीं होते। हालांकि एक और दोस्त ने उससे भी बड़ी बात कर दी, बोले यार अगर हम वाकई में सच्चे देशभक्त होते तो आज ये पाकिस्तान नहीं होता। अच्छा मैं बता रहा हूँ,
अच्छा वीर रस में बहुत से लोग अतिशयोक्ति तो करते ही करते हैं, कोई कोई तो इतनी ऊंची छोड़ेगा। भाई साहब पिछले दिनों एक कवि को सुन रहा था, बड़ी जोर से चीखते हुए बोला, राख लगाकर जीप खींच लो बाकी पाकिस्तान की। मैं चौंका, मैंने कहा राख लगा के क्यों खींचे? बोले जीप है, स्लिप कर सकती है। अच्छा लोग आए तो वो सही बता, जिन दिनों कारगिल में लड़ाई छिड़ी हुई थी उन दिनों मेरी ये कविता बनी। हुआ क्या कि जब युद्ध छिड़ता है, किसी देश के साथ युद्ध होता है, पाकिस्तान से हमारी सीधे सीधे लड़ाई हो रही थी, तो जनता में जोश आ जाता है। हर नागरिक सोचता है कि मैं भी एक सैनिक हूँ, वो अपने स्तर पर वहां पर लड़ना शुरू कर देता है। अच्छा जोश आया तो मेरे मोहल्ले वालों को भी आ गया, उन्होंने सोचा इस जोश को कहाँ निकालें। बोले सोचा एक वीर रस का कवि सम्मेलन करवा। अच्छा भाई साहब वीर रस के अच्छे कवि जितने भी थे वो पता नहीं कहाँ बिजी थे, उन्हें कोई कवि नहीं मिला वीर रस का, तो उन्होंने क्या किया, क्या क्यों कर रहा वैसे ही घूमता रहता है। पाकिस्तान देख लियो मेरे तो पहन के नहीं जा रहा इसीलिए चुपचाप निकला भाई साहब, भारतीय कंपनी देखी। मतलब कोरोना के बाद पहला कवि सम्मेलन है और मैं भी बगैर जूतों के साथ पहले मैं ही निकल ली है। मैं कहाँ था यार? पाकिस्तान जीप खींच लो राख लगाकर। अच्छा वो तो कोई वीर रस का कभी नहीं मिला। हाँ, कोई वीर रस का कवि नहीं मिला। वो पता नहीं कहाँ से 50-60 कवि पकड़ के लाए। उन्होंने क्या किया, सड़क पर जो भी मूंछ वाला आदमी दिखाई दे रहा था उससे कह रहे थे यार तू वीर रस का लग रहा, आजा मंच पर बैठ जा। मैं उस कवि सम्मेलन को सुनकर आया, मेरी एक हास्य रस की कविता बनी, किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है, सीधे सीधे आप तक कविता पहुंचा रहा हूं। एक बार तालियां बजाकर मन दूसरे मन से आप सुनेंगे, उससे दूसरे मन से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा कि कारगिल युद्ध पर वीर रस का कवि सम्मेलन था। मंच के थे बहुत ही ठाट बाट, वीर रस के कवि बैठे थे लगभग 60। मैं खुश हुआ, 60 कवियों की पूरी प्लाटून। भाई क्या बात है, आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात। जब एक ही कवि पाकिस्तान को निपटा देता, 60 उसका क्या हाल करे। आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। फिर आतंकित हुआ 60 कवि, वो भी एक ही रस के, भगवान बचाए। जो लड़ाई इनकी आज पाकिस्तान से होनी है, कभी वो इनमें आपस में न छुड़ जाए। 7-8 कवियों ने तो कर रखा था संचालक का घेराव। एक कवि बोला देते हुए मूंछों को ताव, पहले कविता पढ़ने मैं जाऊंगा, क्योंकि शुरू में ही यदि किसी और कवि ने पाकिस्तान निपटा दिया तो मैं क्या बाद में झुनझुना बजाऊंगा, तालियां बजाते रहेंगे। पर कवियों ने श्रोताओं में ऐसा जोश भर दिया कि पहले कवि की कविताओं की बमबारी ने ही पाकिस्तान को अधमरा कर दिया। पूरा मंच बन गया था बनकर, सभी कोसने लगे पाकिस्तान को जमकर। और एक कवि अभी भी पुराने जमाने के नशे में झूम रहा था, मिसाइलों के युग में पाकिस्तान के खिलाफ तलवार लिए बोले कहाँ है पाकिस्तान की तलवार से निपटाएंगे। एक ने तो बहुत ऊंची छोड़ी भाई साहब। उन दिनों परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, ऐ मुशर्रफ, हम तेरे पेट में राणा सांगा की तलवार भोंक देंगे। मैं चौंका, यार राणा सांगा की तलवार साले 400 साल पुरानी। बोले कुछ नहीं यार, उसकी धार से मरेगा तो मरेगा, नहीं तो साला सेप्टिक से तो मरी जाएगा। तो एक कवि ने पाकिस्तान को बंदूक से, एक ने तोप से उड़ाया। एक कवि तो शायद अर्थशास्त्री था, एक भी पैसा खर्चा नहीं किया, पूरा पाकिस्तान फूंक से उड़ा दिया। अब जो कवि आया उसने अपने एक हाथ कमर पर लगाया इस तरह से, एक हाथ एक दिशा में उंगली करके उठाया इस तरह से और जोर से चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। मैं चकराया, और इस पंक्ति पर आप सभी की तालियां चाहता हूं। मैं चकराया, अबे ये क्या क्लेश है, जिस दिशा में यार ये कवि उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बगला क्लेश।
इसे कविता को गलत डायरेक्शन में नहीं सुनाना चाहिए था, ये वाला हाथ पीछे करके दूसरे वालों करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। इस बार एक श्रोता ने खड़े होकर जो बात कही उस पर आपकी तालियां चाहता हूं। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। एक श्रोता खड़ा होकर बोला, अबे क्या और किससे कह रहा है, पाकिस्तान तो जन्मजात कह रहा है। वाह 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 वाह। कभी ने उस श्रोता की नहीं सुनी और इस बार वाक्य बदला, इस्लामाबाद अगर मेरी बात सुन रहा हो तो सुन ले, इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो सुन ले। और अगली पंक्ति पर फिर आपकी तालियां उठनी चाहिए। पीछे से एक श्रोता बोला, भाई जब तुम्हारी आवाज यहीं तक ठीक नहीं आ रही। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो इस्लामाबाद तक कैसे जाएंगे? वीर रस का अब जो कभी आया भाई साहब होगा करीब 15 किलो का। नहीं सही बता रहा हूँ ना भाई, इतना तो तब बता रहा हूँ जब भयंकर सर्दियों का मौसम था। 5-6 किलो तो कपड़े ही पहन लेते। मैंने तो पूछा इससे, मैंने कहा यार ये भी रस का कभी इतना पतला दुबला इतना कमजोर कैसे हो गया? बोला ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये हर समय फुकता ही रहता है। इतना नुकसान ही अपनी कविता से पाकिस्तान का नहीं कर पा रहा जितना अपने शरीर का कर। अच्छा इतना पतला दुबला कवि जब कविता पढ़ रहा था, आप लोग दृश्य का आनंद लेना मित्रों। तो श्रोताओं में से एक बोला, भाई कौन खड़ा है, भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे तो लगता है भाई खुद ही कविता पढ़ रहा है। उसके बगल वाला श्रोता बोला, लगता है तू भी गच्चा खा गया है, अबे कभी तो खड़ा हुआ है लेकिन माइक के डंडे की ओट में आके। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये दिखने में कैसा लगता है जरा पता लगाओ। उसके बगल वाला श्रोता बोला, किसी के घर पड़ी हो तो दूरबीन उठा ला। अच्छा कुछ खत्ती लोग भी बैठे होते हैं कभी सम्मेलन में। एक गया अपने घर से वाकई में दूरबीन लेकर आया तो देखते हुए बोला, बाप रे ये कभी खड़ा है उसका एक्स-रे। अचानक वो कभी बड़ी जोर से थरथराया। श्रोताओं में से एक बोला, लगता है मिर्गी का दौरा आया। और दोस्तों देखना मैं हाथ से कहां से निकाल कर लाया। श्रोताओं में से एक बोला, लगता है मिर्गी का दौरा आया। एक श्रोता बोला, इसे गरम गरम दूध पिलवाओ। दूसरा बोला, गरम गरम दूध से जूता दूंगा। तीसरा बोला, तो किस टेंशन में है, गौर से इसकी देख इसका मोबाइल फोन वाइब्रेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत